हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम RRB JEE CB2 की लेक्चर सीरीज कर रहे थे और क्या बोलते हैं, हमने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के। ठीक है, आज वही क्वेश्चन सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? तो फोर्स का डायमेंशन होता है mL/T⁻²। किससे निकालते हैं, पता है? हमारा फोर्स क्या होता है? फोर्स इक्वल टू होता है m × a। तो मास का हो गया m, एक्सेलरेशन होगा mL/T²। तो ये कितना आ गया? mL/T⁻²। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन फॉर्मूला। देखो, जिनकी यूनिट सेम होती है उनका डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में क्या है? वर्क एंड एनर्जी। वर्क की भी क्या यूनिट होती है? जूल। एनर्जी भी क्या यूनिट होती है? जूल। दोनों की यूनिट सेम है, तो इनका जो डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। 1 जूल पर कुलाम। ठीक है, जूल पर कुलाम होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, वर्क यह जूल पर कुलाम है, तो जूल पर कुलाम वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन अपॉन चार्ज होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है? वोल्ट। इसकी यूनिट क्या हो जाती है? वोल्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चार्ज पार्टिकल ऑफ डैश विद वेलोसिटी v along the axis of current solenoid, the magnetic force क्या होगा? अगर एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास है, ठीक है, वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और along the axis of current carrying solenoid, तो solenoid है ये, ठीक है, सोलेनोइड के एक्सिस में जा रहा है। सोलेनोइड में क्या होता है? अगर ये सोलेनोइड मैंने बनाया है तो करंट ऐसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सॉलिड में ऐसा ही स्ट्रेट मूव करता है। इसका मतलब क्या है? जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक है, किसी भी चार्ज में लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड वैसे फोर्स होता है F = BQV sin थीटा। क्या होता है? BQV sin थीटा। यहाँ पे चार्ज की जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। अगर मैं यहाँ पे 0 डिग्री प्रूफ कर दूं तो साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। तो ये पूरा ही फोर्स मेरा कितना आ गया? 0 आ गया। तो उसका सही आंसर कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या? चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो फोर्स कितना होता है? 0। तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब एक यहाँ पे कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मान लीजिए ये प्लस है और यहाँ पे मेरा माइनस है, और इसी बीच में अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, बिकॉज ये फील्ड क्या करेगा? उस अपने फोर्स से इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो जनरली फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज या वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम कैन हैव। जो वैलेंस शेल क्या होता है? किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। और वैलेंस शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 8। वो कितने हो सकते हैं हमारे? 8 के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। बाकी शेल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका फॉर्मूला होता है 2n²। पहले शेल में मेरे 1 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। दूसरे शेल में कितने हो जाएंगे? 2 का स्क्वायर 4, 8 हो जाएगा। तीसरे शेल में हमारे कितने हो जाते हैं? 18 हो जाते हैं। लेकिन जो लास्ट शेल होगा हमारा, वैलेंस शेल होगा, वहां मैक्सिमम कितने होते हैं? 8 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डिवाइस विच डज नॉट हैव फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ऑन इट्स ओन। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसकी मतलब जो प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती? देखो, इंडक्टर में अगर हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें तो इंडक्टेंस का रिएक्टेंस होता है 2πfl। तो इसकी जो रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस की बात करें, कैपेसिटेंस होता है 1/2πfc। इसकी भी प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, बट जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। A hollow sphere of charge does not produce an electric field at। मेरे पास अगर एक hollow sphere है, ठीक है, हमें इसका डायग्राम गिवन नहीं है बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर मेरे पास hollow sphere है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां नहीं बनाएगा?
तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में नहीं बनाता है, मतलब स्फीयर के अंदर कहीं भी नहीं बनाएगा। क्यों 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 क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो जीरो है। इलेक्ट्रिक चार्ज जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है इंटीरियर पॉइंट, ऑप्शन नंबर इज राइट। आगे बढ़ते हैं। एन ड्रॉपलेट्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज टू हैव सेम पोटेंशियल V इफ दे कोलैप्स टू फॉर्म वन ड्रॉप देन द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप टू। मेरे पास एक बहुत बड़ी एक एन ड्रॉप्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी, ठीक है, बहुत सारी ड्रॉप्स है छोटी छोटी, एन ड्रॉप्स हैं, ये मिलके क्या बन रही है, एक बड़ी ड्रॉप्स बनी है। तो उस बड़ी ड्रॉप से बेसिकली क्या हुआ है, मेरी छोटी छोटी ड्रॉप्स बनी हुई है। एक तौर से क्या है, ये जो बड़ी ड्रॉप्स है मेरी क्या बनी है, छोटी छोटी एन ड्रॉप्स बनी है। तो हमें पता लगाना है कि इसका जो पोटेंशियल होगा सिर्फ दे कलेक्ट टू फॉर्म वन ड्रॉप। अच्छा, ये एक्चुअली ये ऐसा है कि एन ड्रॉप लिया है, हमारे पास एन ड्रॉप्स है और एन ड्रॉप की हेल्प से हमने एक बड़ा ड्रॉप बनाई है। ये एन ड्रॉप्स है, इनको मिला मिलू के हमने एक बड़ा ड्रॉप बना दिया, सिंगल ड्रॉप बना दिया, ठीक है। और इसमें ये एन ड्रॉप से बना हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अब वो कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना था, वो हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, तो देखते हैं। पहले हम देखो इसको सॉल्व करते हैं कि जो इस बड़े का वॉल्यूम होगा, बिगर का जो इसका वॉल्यूम होगा बड़े वाले का, वो कितना होगा, n टाइम्स इनटू सिंगल वाले का वॉल्यूम। ये मैं यहाँ पे v यूज कर रहा हूँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस है कैपिटल R और इनका रेडियस है स्मॉल r। कितना है, स्मॉल r। तो बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r का क्यूब इंटू n। छोटे वाले कितना हो जाएगा, वही होगा 4/3 इंटू r क्यूब, यहाँ पे स्मॉल r क्यूब आ जाएगा। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ गया r क्यूब इक्वल्स टू n r की पावर क्यूब। मैं दोनों साइड क्यूब रूट लगा देता हूँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा r इज इक्वल टू n 1/3 इंटू r। ये मेरे r का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं पोटेंशियल्स की। यहाँ जो पोटेंशियल होगा एक में, इनमें जो पोटेंशियल होगा सिंगल वाले में, उसको मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ जो पोटेंशियल होगा सिंगल में कितना होगा, फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r होता है। तो छोटे वाले में कितना हो जाएगा, वही होगा, चार्ज मान लेते हैं क्यू अपॉन क्या बोलते हैं क्यू इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो गई r, ठीक है। ये v स्मॉल में हो गया पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ बड़े वाले में कितना पोटेंशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे चार्ज मिलके बना रहे हैं, तो ये n इंटू क्यू हो जाएगा, n इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस कितना है इसका, कैपिटल R है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, VB अपॉन VS करता हूँ, तो VB अपॉन VS मैंने कर लिया, तो ये आएगा NQ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपॉन कितना है वो, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल और Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो VB कितना आ गया मेरा, VS इक्वल्स टू, ये R कहाँ चला गया ऊपर, ये R कहाँ पे आ गया नीचे, ये हो गया N इंटू R अपॉन कैपिटल R। देखो यहाँ पे NQ चार्ज क्यों है, बिकॉज ये N चार्जेस से मिलके बना है, तो सारा चार्ज एक में आ जाएगा, तो उसको मैंने NQ ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो R अपॉन R की वैल्यू यहाँ अगर निकालूंगा, तो देखो यहाँ से इसको अगर हम ऐसे पुट करें, यहाँ से मैं इसको इसके नीचे ले आता हूँ, तो R अपॉन R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n/3 हो जाएगी। तो हो जाएगी n अपॉन कितना, n अपॉन 1/3 1/3 ऊपर जाएगा, n की पावर 1 माइनस 1/3। तो VB अपॉन, इसको मैं V मान लेता हूँ लेट्स सपोज, तो हो जाएगा n की पावर 2/3। यहां भेजूंगा तो बिगर वाले का आंसर आ जाएगा n की पावर 2/3 इंटू V, n की पावर 2/3 इंटू V। ऑप्शन नंबर मेरा ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 है, इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर इन ड्यू टू। देखो क्या होता है कि ये मेरा अगर न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे न्यूट्रॉन है और ये मेरे ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं,
इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इस प्रोटॉन ने सारे इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया होता है। तो पॉजिटिव प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, और इनके बीच का जो फोर्स है इसको हम बोलते हैं कूलाम फोर्स। क्या बोलते हैं? कूलाम फोर्स बोलते हैं। तो कूलाम फोर्स के कारण ही हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं। अंडर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालॉगी टेम्परेचर इज कंसिडर एनालॉगस टू व्हाट? ठीक है, देखो जिस तरह हम बोलते हैं कि करंट इज इक्वल टू V अपॉन R होती है, उस तरह हम ऐसा बोलते हैं कि हीट जो बोलते हैं हम, हीट एनर्जी जो होती है, हीट को हम डिनोट करते हैं Q से। जो हीट होती है वो होती है टेम्परेचर चेंज अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या, एक बॉडी से दूसरी बॉडी, अगर मेरे पास कोई, मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, बीच में मेरा रेजिस्टेंस है। तो करंट जब यहां से यहां करंट फ्लो करती है हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, V1 माइनस V2। तो जो करंट फ्लो करेगी यहां से यहां, वो क्या होगी? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो हम फॉर्मूला क्या लगता है? I इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन R। तो किसी दो पॉइंट के बीच में करंट तब फ्लो करती है जब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। सिमिलरली एक बॉडी से दूसरी बॉडी जो हीट ट्रांसफर तब होती है जब दो बॉडी के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है। मान लेते हैं ये बॉडी अगर हॉट है और ये बॉडी अगर कोल्ड है, तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा और यहां से यहां पे क्या होगा? हीट का फ्लो होगा। तो वही रिलेशन यहां भी देखने को मिलता है। तो Q इज इक्वल टू हम बोलते हैं चेंज इन टेम्परेचर अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। अब अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूं इस फॉर्मूले से, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे जो टेम्परेचर है वो किसके तरह सिमिलर हो रहा है? टेम्परेचर इज सिमिलर टू द वोल्टेज। तो उसका सही आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। आपसे अगर ये पूछेगा कि हीट किसकी तरह सिमिलर है, तो हीट सिमिलर है करंट की तरह, ये भी पूछ सकता है। और ये रेजिस्टेंस की समझ तो क्या है? हमारा थर्मल रेजिस्टेंस होता है। जिस तरह करंट रेजिस्टेंस का अपोज करती है, उसी तरह थर्मल रेजिस्टेंस क्या करता है? हीट का अपोज करता है। तो तुमसे अगर आपसे पूछा कि टेम्परेचर का रिलेशन किससे है? टेम्परेचर रिलेशन वोल्टेज से है। हीट का रिलेशन किससे है? हमारा करंट से है। और क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस का रिलेशन किससे है? नॉर्मल रेजिस्टेंस से है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे लिखा दिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। थर्मल नॉइज इज ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्मल नॉइज क्या होती है? बहुत सारी नॉइज होती है, व्हाइट नॉइज होती है, ये नॉइज होती है। हम क्या होते हैं, ये जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो वहां नॉइज के बारे में पढ़ते हैं, शॉर्ट नॉइज, वो नॉइज। तो उसमें जो थर्मल नॉइज होती है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट करते हैं, मोशन करते हैं, उनकी वजह से जो नॉइज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल नॉइज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन बी कन्फाइंड टू अ न्यूक्लियस इट्स रिलेटिव स्पीड शुड ऑफ लाइट शुड बी। देखो अगर आप चाहते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कन्फाइंड हो जाए, न्यूक्लियस से जुड़ा रहे, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो न्यूक्लियस से जुड़ा रहेगा, वरना जुड़ा नहीं रहेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हो पाता है, उससे थोड़ी कमी होती है, इसलिए वो थोड़ा न्यूक्लियस से थोड़ा दूर ही रहता है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट शुड बी ग्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि वैल्यू ऑफ के इन कूलाम लॉ। के बोलते हैं हम कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं, इस के को हम क्या बोलते हैं? कूलाम कांस्टेंट। इट इज कूलाम कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो उसकी असल में वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ होती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी क्या हो गया? राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है? ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट के लिए ही वैलिड होता है, रिएक्टिव या फिर जो नॉन रेजिस्टिव के लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 130 क्वेश्चन है। पोटेंशियल डिफरेंस हैज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल। क्या यूनिट होती है? पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ठीक है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा? इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, 120 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू अ कंडक्टर इन 60 सेकंड, द करंट इन द कंडक्टर विल बी। देखो, करंट का फॉर्मूला होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, Q/T। तो हमारे पास चार्ज कितना है? चार्ज इज 120 कूलम। ठीक है, और सेकंड कितने हैं? 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट। अगर हम इसको काट दें तो कितना आंसर आ जाएगा? 2। तो इसका जो सही आंसर आ गया 2 एम्पियर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स इज।
देखो दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला होता है कूलाम कांस्टेंट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, चार्जेस के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। उनके साइज पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उनके चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है। रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज सर्किट, किसी भी सर्किट में अगर मेरे पास कोई क्लोज सर्किट है उसमें अगर मैं वोल्टेज और करंट का रेशियो निकालूंगा, ये हमेशा कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट आता है, और वो बराबर होता है मोस्टली रजिस्टर के, जो कि हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। तो उसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 136 वाइल ट्रांसमिट ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, तो अनदर लेवल एन इलेक्ट्रॉन एमिट्स फोटॉन्स इमीडिएट। तो क्या होता है, जैसे मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड एनर्जी लेवल्स होते हैं। क्या होता है, एनर्जी लेवल, जिनको हम एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं लो लेवल से हाई लेवल जाता है, इलेक्ट्रॉन अगर लो लेवल, लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है, तो वो एनर्जी का एब्जॉर्ब करता है। वो एनर्जी होती है एच न्यू, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये नील बोर की एटॉमिक थ्योरी है। नील बोर ने क्या कहा था, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है लोअर लेवल से हायर लेवल जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वहीं जब वो इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी को रिलीज करता है। वो फोटॉन्स फॉर्म में होते हैं, लाइट फॉर्म में होती है। वहीं जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से कहां आएगा, नीचे आएगा, तो जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी थी उतनी एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है, और वो भी एच न्यू के फॉर्म में होती है। तो जब बोला इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल जाएगा तो क्या करता है, तो वो या तो फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करता है या इमिट करता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। फोटोन बेसिकली क्या होते हैं, लाइट फॉर्म होता है। इसको हम एच न्यू से डिनोट करते हैं। तो फोटोन एक तो हमारी लाइट एनर्जी हो गई। ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाएगा ऑब्जॉर्व करेगा, नीचे ऊपर से नीचे आएगा तो रिलीज करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं उसको, इसकी वैल्यू होती है 8.854 10 की पावर -12 होती है। ठीक है, इसको आप लर्न कर सकते हैं, सॉरी -12 होती है, और यस नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, 138, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच सेपरेटेड बाय 3 मीटर इन फ्री स्पेस विल बी। देखो मेरे पास दो चार्ज हैं, दोनों 1 कूलम के हैं, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। कितनी है, 3 मीटर है। तो हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होगा, फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितना होता है, 1 इंटू 1, 1 ही हो गया, और डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर कर लो तो कितना आएगा 9। 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 10 की पावर 9 न्यूटन इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, वन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू जूल विल बी। देखो वन कॉमर्शियल यूनिट होती है, जो हम बोलते हैं ना बिजली की एक यूनिट कितनी होती है, वो होती है 1 किलोवाट आवर होती है। क्या होती है, 1 किलोवाट आवर होती है। इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल बोलते हैं इसको, या इसको आप लिख सकते हो क्या बोलते हैं 36, क्या बोलते हैं इसको आप लिख सकते हो क्या 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल भी इसको आप लिख सकते हो। तो लिखते हैं, तो दोनों ठीक है, या 10 की पावर 6 में लिखो या 10 की पावर 5 में लिखो, या 10 की पावर 6 में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट कूलम पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एफ बाई क्यू होती है। एफ बाई क्या होती है, क्यू होती है, और जिसकी यूनिट होती है या तो होती है न्यूटन पर कूलम होती है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन टू बी 1.6.10 minus 90 coulomb. In a circuit, current force is 1 ampere. How many electrons will be flow through the circuit in a second? हमारा फॉर्मूला होता है I is equal to Q by T। ठीक है, और हमें करंट कितनी दी है, 1 एम्पियर दी है। चार्ज होता है N इंटू ई, ले सकते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें N निकालना है, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, N निकालना है। इलेक्ट्रॉन ई, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और टाइम कितना है मेरे पास 1 सेकेंड है। तो उसको मैं यहां भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19
इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा 1.6। जब इसको काटोगे तो नील हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और शिफ्ट कर लो तो 10 का 90 आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको पॉइंट यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ पावर बढ़ जाएगी तो 0.625 इंटू 10 की पावर कितना 19 हो गया, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 142। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट होती है। जो हमारे क्वांटम पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, तो इनकी एनर्जी क्योंकि बहुत स्मॉल होती है तो इनकी एनर्जी डिनोट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यूज करते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट फॉर्म में ईवी लिखते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 की पावर -19, जिसको भी आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में आ सकता है। तो उसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी इज द राइट आंसर। ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, जो इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उसकी एनर्जी कभी क्या नहीं हो सकती? वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती, वो हमेशा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको बाउंड कर रखा है। क्या कर रखा है? बाउंड कर रखा है। उस बाउंड की वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा क्या है? नेगेटिव ही रहती है, वो पॉजिटिव कभी भी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने काफी क्वेश्चन में प्रैक्टिस करी और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हमने ये समझा। ठीक है, आपको अगर किसी पॉइंट में या किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ किसी कॉन्सेप्ट में अगर आपके अपने कोई क्वेरी है वो भी आप मुझसे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।